सोनपुर गांव में रितु अपनी चाची और चाचा के साथ रहती थी। उसकी चाची एक नंबर की लालची किस्म की औरत थी। वो रितु की पढ़ाई देखकर हमेशा उससे चलती रहती थी और अपनी बेटी पूजा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसके चाचा रितु से बहुत प्यार करते थे और रितु को पढ़ाना चाहते थे। फिर एक दिन सुषमा, अरे ओ रितु, क्या कर रही हो? आती हूँ चाची। बोलिए, आप कुछ कह रही थी आप? हाँ बेटी, सुबह से कमरे में बैठी क्या कर रही हो? थोड़ी किचन में आकर मेरी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद तुम्हारे चाचा ऑफिस जाएंगे, तू भी जाएगी कॉलेज में। जी चाची, बताइए ना, क्या करना होगा मुझे? मैंने राजमा को अच्छे से धोकर उबालने के लिए चढ़ा दिया है। तुम इसकी सब्जी और चावल बना लो। मैं थोड़ी पंखे में जा रही हूँ, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। ठीक है चाची, मैं बना लूंगी, आप जाकर आराम करिए। इतना कहकर सुषमा किचन से बाहर चली आती है और पंखे में बैठकर कहती है, बाप रे बाप, सुबह से गैस के सामने खड़े होकर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। अभी रितु के चाचा किचन में आ जाते हैं और रितु को खाना बनाते देखकर कहते हैं, अरे रितु, तू पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? अगले महीने से तेरी परीक्षा है ना? तुम अपनी प्यारी भतीजी का ज्यादा साइड मत लो। ठीक है, पढ़ लिख कर कितनी बड़ी अफसर बनेगी ये मुझे पता है। हाँ, ऑफिसर बनेगी। मतलब? इस मोहल्ले में रितु की तरह कोई पढ़ी लिखी लड़की है क्या? बताओ तो जरा। छोड़ो पढ़ाई, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। कितने सारे रिश्ते तो आए उसके लिए, कोई भी तुम्हारी इस लड़की को पसंद नहीं किया। शादी नहीं हुई तो जिंदगी खत्म हो गई। देखना देखना कितनी बड़ी ऑफिसर बनेगी। मेरी बेटी, जा बेटा जा, बैठ के पढ़ तू, जा जा। क्या मतलब है? इस घर का सारा काम कौन करेगा? मैं नहीं करने वाली हूँ। यार, तुम अकेली क्यों करोगी? पूजा की मदद ले लो। जब तक रितु की परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक पूजा तुम्हारी मदद करेगी किचन में। क्या कहा? पूजा वो तो मेरी सुंदर सी बेटी है। आग में झुलसकर मेम साहब जैसा उसका जो रंग है वो जल जाएगा ना। मेरी बात सुनो, मेम साहब लोग अपना खाना खुद ही बनाती हैं, समझी तुम? एक बच्ची को इतनी मेहनत करके दिन रात काम करवाओगी और दूसरी बेटी को दिन भर सोती रहेगी, कुछ नहीं बोलोगी? तभी पूजा गुस्से से अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? थोड़ा आराम से सोऊं ये भी नहीं हो पाता है। 10 बजे तक तुम सोती रहो। इस बार परीक्षा में तुमने क्या किया है? पता है ना पिताजी, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करना ठीक बात नहीं। मैं मैनेज कर लूंगी। वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जा हाथ मुंह धोकर आ और माँ की हेल्प कर किचन में। हाँ, मैं खाना बनाऊंगी। खाना और वो भी मैं। क्यों, दीदी नहीं करेंगी? इतने दिनों से काम कर रही थी, जब तक उसकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक तू करेगी अब ये सब। माँ, देखा आपने पिताजी मुझे किस तरह से धमकी दे रहे हैं। छोड़ दो, छोड़ अपने पापा की बात। ये घर जब मेरा है तो मेरी बातों से ही सब कुछ चलेगा। अच्छा, शांत हो जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक तेरी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं तेरे हाथ से बना हुआ खाना खाकर ऑफिस नहीं जाऊंगा, समझ गई तू? इतना कहकर किशोर ऑफिस के लिए चला जाता है। उसके बाद सुषमा गुस्से से कहती है, बदमाश लड़की कहीं की। हाँ, तेरी ही वजह से मेरे परिवार में इतनी अशांति फैली हुई है। आज तुझे मैं मार डालूंगी। आज मजा चखाती हूँ, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर सुषमा रितु को पीटने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है चाची। मारो मारो, इसे अच्छे से मारो माँ, बहुत चुगली करती है ना पिताजी को। नहीं, मैं चाचा से कुछ नहीं कहूंगी। चाची, मेरा विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। वहीं दूसरी तरफ किशोर ऑफिस में मुंह लटकाकर बैठा हुआ होता है। तभी उसका दोस्त आकर कहता है, हाँ, क्या बात है किशोर, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? घर में कोई दिक्कत है क्या? क्या कहूँ, वो तो रोज ही लगी हुई है। क्यों, तुम्हारे घर में किस बात की परेशानी है क्या? अरे वही मेरी भतीजी को लेकर। भैया भाभी एक कार एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे खर्च किए और मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह माना। आज उनकी बेटी को मैं पढ़ा लिखा कर एक नौकरी लगवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा होने नहीं देती है। लेकिन तुम ही तो बोल रहे थे रितु तो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार है और गाना भी बहुत मीठा गाती है। हाँ, वो सब तो गुण है मेरी भतीजी में, लेकिन भाग्य में ऐसा लिखा है कि माँ की ममता क्या होती है उसे पता ही नहीं चला। क्या मतलब? क्या भाभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती? नहीं, पसंद करती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सुषमा तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। रितु को माँ का प्यार मिले इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के जल्दी से शादी की, लेकिन उसका भाग्य देखिए,
अगर ऐसा होगा पता होता तो अब बस एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दूं, तब जाकर तसल्ली होगी। शादी करवा दो, किसने रोका है? अरे रोक रहा है उसका अपना रंग, गेहुआ है ना थोड़ी। अरे भाई, रंग गेहुआ हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दिखने में तो काफी अच्छी है वो। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन लड़के वाले तो बस उसके रंग पर ही अटक जाते हैं। अगर तुम राजी हो तो मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। कंप्यूटर इंजीनियर है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वो उनको दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। घर में सिर्फ माँ और बेटा रहते हैं। उस घर में तुम्हारी भतीजी बहुत खुश रहेगी। अरे आप जो कह रहे हैं वो तो मेरे लिए आसमान का चांद है। कौन है वो? वो मेरी खुद की बेटी का देवर है, लेकिन मेरा रिश्तेदार है, इसीलिए नहीं कह रहा। लेकिन वो लड़का लाखों में एक है, लाखों में एक। क्या तुम शादी के लिए राजी हो? लेकिन हाँ, शादी 1 महीने के अंदर ही करनी होगी, क्योंकि 1 महीने के बाद वो अमेरिका वापस लौट रहा है। मेरी बेटी को क्या वो लोग पसंद करेंगे? ज़रूर करेंगे। उससे बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और ऋतु तो सुंदर भी है। उसके बाल भी काफ़ी लंबे और घने हैं, और गाना भी काफ़ी मीठा गा लेती है वो, और खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट बना लेती है। तो देर किस बात की, आने वाले शुक्रवार को ही लड़का लड़की को मिलवा देते हैं। इतना कहकर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। फिर शाम को किशोर घर आकर अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, ऋतु को शुक्रवार को लड़का देखने आने वाला है, तुम उसकी तैयारी कर लेना। देखने आएंगे और नहीं बोलकर चले जाएंगे, यही ना? इस बार लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार लड़का मेरे ही अपने दोस्त का रिश्तेदार है। तो लड़का करता क्या है? लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी करता है, और शादी करने के बाद ही 1 महीने के अंदर बीवी को लेकर अमेरिका चला जाएगा। लड़का तुम्हारी इस लड़की को पसंद करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं। ये दायित्व मेरे दोस्त ने लिया है। अब कुछ दिन तक ऋतु को आग के सामने मत जाने देना, और शुक्रवार को उसको थोड़ा तैयार कर देना, समझी? इतना कहकर किशोर कमरे से चला जाता है। लेकिन पूजा ये सब बातें गेट पर खड़े होकर सुन लेती है और मन में रहती है, इतने बड़े आदमी के साथ शादी मैं होने नहीं दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे लड़का वाला उसे देख नहीं पाए, वो घर में ही पड़ी रहे। फिर जब लड़का आएगा तो उसके सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी, और वो मुझ जैसी सुंदर लड़की को देखकर मुझे ही पसंद कर लेगा। मैं जीने पर तेल गिरा देती हूँ। जब ऋतु कमरे में आएगी तो फिसल कर गिर ही जाएगी। मैं जाती हूँ। बाथरूम में कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर किचन में खाना बनाने जाना है। इतना कहकर सुषमा रूम से बाहर निकलती है, और जीने पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे सुषमा गिर जाती है। ये देखकर ऋतु कहती है, अरे बाप रे, अब क्या हुआ चाची? क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे गिर गई चाची? इस जीने पर तेल किसने डाला? तुम मुझे यहाँ से जाने से पहले मुझे जान से मारना चाहती हो क्या? विश्वास कीजिए चाची, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चाची मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया। आज तुझे मार ही डालूंगी। इतना कहकर ऋतु को कमरे से भगा देती है। फिर सुषमा मन में कहती है, मैं अपने जीजा को कॉल धराती हूँ। मेरे जीजा एक प्रोफेसर है, उनसे कहकर किसी भी तरह इस करमजली का रिश्ता मुझे तोड़वाना है। कौन जीजा बोल रहे हैं? हाँ कौन? सुषमा। हाँ बोलो बोलो। ऋतु के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता तय किया है। अगले शुक्रवार को लड़के वाले ऋतु को देखने आ रहे हैं। और ये तो खुशखबरी है, आगे से तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। नहीं जीजा नहीं, मैं चाहती हूँ कि उस लड़के के साथ मेरी पूजा की शादी हो जाए, ऋतु की नहीं। आप तो प्रोफेसर है, आप कुछ ऐसा कीजिए जीजा जैसे कि ऋतु दिखने में और भी खराब हो जाए शर्म के मारे, जिससे ऋतु लड़के वालों के सामने ही ना आ पाए। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं पूजा को लेकर आऊँगी, और उस लड़के के साथ मैं पूजा की शादी तय कर दूँगी। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें एक केमिकल दूंगा, जिसे तुम किसी भी तरह ऋतु के सर में 2 बूंद डाल देना, फिर ऋतु के बाल देखने लायक हो जाएंगे। फिर सुषमा शाम होते ही अपने जीजा के पास चली जाती है, और वहाँ से एक केमिकल वाला डिब्बी लेकर आती है, और ऋतु से कहती है, बेटा ऋतु, मैं कह रही थी कि आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आएंगे, और अभी भी तुम पढ़ाई कर रही हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इतने अच्छे बालों से नवाजा है, तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। तुम्हारे पूरे बाल इस तरह से उलझ गए हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए सीरम लाई हूँ, इसे बालों में लगा के तुम्हारे बाल एकदम सिल्की और सुंदर बन जाएंगे।
ये सब पूजा गेट पर खड़ी होकर देख रही होती है और वो गुस्से से कहती है, अरे ये क्या, माँ तो दीदी से बहुत अच्छे से बात कर रही है। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, आज नहाते समय मैं बालों में ये विटामिन सीरम लगा लूंगी। जमाई बाबू आकर जब भी तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें झट से पसंद कर लेंगे। रितु से इतना प्यार, पहले माँ इसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब तो इतने प्यार से बात कर रही है। माँ ने सुना कि वो अमेरिका जाने वाली है तो माँ एकदम से बदल गई। अब मैं भी देखती हूँ। ठीक है, करा लो उसको, लेकिन ये सीरम तो मैं ही लगाऊंगी। वो रखा सीरम टेबल पे, अभी जाती हूँ और सारा का सारा सीरम मैं यूज़ कर लेती हूँ, और जो भी बचेगा उसको मैं फेंक दूंगी और उसकी जगह साधारण शैम्पू डाल दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर पूजा चुपके से वो सीरम उठा लेती है और बाथरूम में जाकर सारे के सारे अपने बालों में लगा लेती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या, ये सीरम लगाते हुए मेरे सारे बाल जड़ से निकल रहे हैं। फिर वो भागते हुए माँ के पास जाती है और कहती है, माँ ये क्या हो गया, तुम दीदी के लिए कैसा सीरम लेकर आ गई। बेवकूफ़ बेवकूफ़ लड़की, वो सीरम नहीं था, वो एक केमिकल था जिसे लगाने से सारे बाल निकल जाते हैं। बेवकूफ़ लड़की कहीं की, मैं रितु के लिए लाई थी, तूने उसे हाथ क्यों लगाया। अरे बाप रे, मतलब तुम ऐसा सीरम लेकर आई थी जिसे लगाते ही सर के सारे बाल निकल जाए। छी छी छी, ये तुमने क्या किया सुषमा, इतना इतना छोटा मन है तुम्हारा। हाय हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी फूल सी बच्ची टकली हो गई, ठीक हुआ है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया था जिसकी सजा तुमको और तुम्हारी बेटी दोनों को मिली है। छी 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 छी, एक बिन माँ बाप की बच्ची पर इतना जुल्म किया तुमने। छी, हाय हाय हाय, मेरी फूटी किस्मत, हाय हाय रे। शाम को लड़के वाले आकर रितु को पसंद कर जाते हैं और दूसरी ओर सुषमा और पूजा अपने किए पर पछता रहे थे और आंसू बहा रहे थे। इसलिए लोग कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, इसीलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।